अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ख़त के बारे में बताऊंगी कि ख़त क्या है, इसकी कितने अक़साम होते हैं और इसको लिखने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ख़त किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ख़त की तारीफ़ करेंगे कि ख़त की तारीफ़ क्या होगी। दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ रिश्तेदारों को हम अपनी गुफ्तगू और बातचीत जब लिख कर भेजते हैं उसको ख़तूत नवीसी या मकतूब नवीसी कहते हैं। ख़तूत नवीसी या मकतूब नवीसी। दूसरे अल्फाज में ख़तूत नवीसी या मकतूब नवीसी की तारीफ़ इस तरह भी की जाती है कि हम अपनी सोच को जब अल्फाज की सूरत में लिख कर दूसरे बंदों तक पहुंचाते हैं, अपनी सोच को ज़ुबान में लाने से पहले उसको लिख कर भेजते हैं तो उसको ख़तूत नवीसी या मकतूब नवीसी कहते हैं। ख़त को नामा या मकतूब भी कहते हैं और लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार, और जिसको लिखा जाता है ख़त इसे मकतूब इलाया कहते हैं। अब हो गई ये तो इसकी तारीफ़। अब आते हैं ख़तूत की अक़साम। ख़त या ख़तूत की कितनी अक़साम होती हैं, तो हम इसको 3 अक़साम में तक़सीम करते हैं कि ख़तूत की 3 अक़साम हैं। पहले निजी या ज़ाती ख़तूत, दूसरे नंबर पे हैं कारोबारी ख़तूत, और तीसरे नंबर पे हैं सरकारी ख़तूत। ये तो हो गई इसकी अक़साम कि ख़त की 3 अक़साम हैं, निजी या ज़ाती ख़तूत, कारोबारी ख़तूत, सरकारी ख़तूत। अब हम इसकी तारीफ़ करते हैं कि निजी या ज़ाती ख़तूत कौन से ख़तूत होते हैं। ये वो ख़तूत होते हैं जो हम अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, असातिज़ा, शागिर्दों को लिखते हैं। ये पहले नंबर पे जो ख़तूत हैं ये वो ख़तूत होते हैं जो हम अपने अज़ीज़ों को लिखते हैं। दूसरे नंबर पर कारोबारी ख़तूत, ऐसे ख़तूत जो कारोबार के ख़रीद व फ़रोख्त या बाहमी लेन देन के सिलसिले में किसी फ़र्द, कंपनी, फर्म या तिजारती इदारे को लेके जाते हैं, वो कारोबारी ख़तूत होते हैं। और फिर हैं सरकारी ख़तूत, जो सरकारी अफसरान के पास भेजे जाते हैं, ये वो ख़तूत होते हैं। अब हम ख़त के अज्जा बयान करते हैं कि ख़त के कितने जुज़ होते हैं, या वो ख़ास हिदायत जो आप लोगों ने ज़हन नशीन करानी है कि ख़त के लिए कौन कौन से ख़ास हिदायत हैं जो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हैं पहले नंबर पे मकाम व तारीख़, यानी कि जिस मकाम और जिस जगह आपने ख़त लिखनी हो, जिस तारीख़ को लिखनी है, वो आप लोगों ने मस्ट इसमें डालना है, मकाम व तारीख़। सेकंड है दूसरे नंबर पे अलकाब व अदाब, यानी कि ख़त में अलकाब व अदाब। तीसरे नंबर पे हैं मज़मून ख़त। मज़मून ख़त किस चीज़ के मुतालिक लिखा जा रहा है, मज़मून ख़त। और चौथे नंबर पे हैं एहतिताम। ख़त का एहतिताम किस तरह आप लोगों ने करना है। ये 4 चीज़ें जो हैं ये ख़त के लिए ज़रूरी हैं, जो कि आप लोगों ने ज़हन नशीन करानी है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की तारीफ़ करेंगे कि किस चीज़ के बारे में बताएंगे, मकाम व तारीख़। ये
مقام و تاریخ جو ہے یہ سب سے پہلے خط کے آغاز میں اوپر دائیں جانب لکھے، جہاں خط لکھا جا رہا ہو، پھر مقام کے نیچے وہ تاریخ لکھے جس روز خط لکھا جائے۔ مثال کے طور پر لکی مروت تاریخ 20 ستمبر 2020، یہ دائیں جانب لکھا جاتا ہے۔ پھر ہیں القاب و آداب۔ القاب و آداب سے کاتب اور مکتوب الہیہ کے درمیان جو باہمی رشتہ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ القاب و آداب کے استعمال میں عمر، مقام اور حیثیت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، مثلاً کہ محترم ابا جان، پیارے دوست، قابل قدر استاد صاحب، السلام علیکم، یعنی کہ سلام سے پہلے جو رشتہ ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں نے یہ القاب لکھنے ہیں۔ پھر ہے تیسرے نمبر پر مضمون خط۔ یہ اصل میں خط کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، اس میں وہ تمام باتیں لکھی جاتی ہیں جو کاتب مکتوبہ الہیہ سے کہنا چاہتا ہے، اس لیے خط کا یہ حصہ بہت مؤثر اور دلکش ہونا چاہیے، زبان صاف اور آسان ہو تاکہ پڑھنے والے کو پوری سمجھ آ جائے۔ اب ہے لاسٹ میں اختتام، کہ خط کا اختتام کس طرح ہونا چاہیے۔ خط کا مضمون موقع محل کے مطابق ہو، دعائے کلمات یا وسلام جیسے الفاظ پر ختم ہونا چاہیے۔ خط کے خاتمے پر کاتب کو کاغذ کے بائیں جانب اپنا نام اور پتہ لکھنا چاہیے، تاکہ نام اور پتے سے پہلے کوئی ایسا لفظ ضرور لکھے جس سے مکتوب الہیہ کے ساتھ اس تعلق کا پتہ چلے، مثلاً آپ کا فرمانبردار بیٹا۔ آپ کا فرمانبردار بیٹا نعمان چودھری لکی مروت ہوں۔ خط کا جو اختتام ہے وہ بائیں جانب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی خط کا مکمل طریقہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ لوگ خود سے خط لکھنا سیکھ چکے ہوں گے۔ شکریہ۔